प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने लिया है कामायनी के संबंध में कामायनी महाकाव्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसी तरह में जितने भी महाकाव्य हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं यूजीसी नेट के और कुछ महत्वपूर्ण कविताएँ लगी हुई हैं, उनसे संबंधित प्रतिदिन मैं एक छोटी-सी वीडियो अपलोड करती चली जाऊँगी। बहुत छोटी-सी वीडियो है। कुछ रोचक तथ्य भी आज इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी। ठीक है? तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि कामायनी में 15 सर्ग दिए गए हैं। फिर याद रखना है कि इसका मुख्य छंद क्या है, तो तोटक है। फिर कामायनी पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। फिर काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को कामायनी कहा गया। फिर अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य। सभी तथ्यों को आपको याद रखना है। हो सके तो आप नोट्स अपने नोटबुक में नोट भी करते जाएँ कि कामायनी के पांडुलिपि संस्करण का प्रकाशन 1971 में हुआ। फिर प्रसाद ने कामायनी में आदिमानव मनु की कथा के साथ-साथ युगीन समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। अगला है कामायनी का अंगिरस शांत रस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। कामायनी दर्शन समरसता आनंदवाद है। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जितने तथ्य मैंने लिए हैं एग्जाम में यहाँ से इन तथ्यों से ही प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, अगला है घटनाओं का चयन शतपथ ब्राह्मण से ही किया गया है। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक है। अगला है कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला अगला देख लेते हैं, कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, कामायनी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कामायनी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन, किस विद्वान ने क्या मत व्यक्त किए हैं, क्या उनके वक्तव्य हैं। तो पहले मुक्तिबोध का देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र का, कि कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है, यह आर्स ग्रंथ है, ऐसा नगेंद्र ने कहा है। फिर कामायनी फैंटेसी है, मुक्तिबोध ने कहा है। इंद्रनाथ मदान ने कहा है कि कामायनी एक असफल कृति है। फिर इसके बाद देख लेते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। फिर पंत जी ने कहा है कि कामायनी ताजमहल के समान है। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने कह दिया है कि कामायनी एक रूपक है। ठीक है, कभी-कभी कामायनी को रूपक काव्य के संदर्भ में आता भी है, ठीक है, आता है। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा प्रश्न रहता है तो आप याद रखना कामायनी एक रूपक काव्य के रूप में ही डॉक्टर नगेंद्र ने बताया है, तो आपको वहाँ रूपक काव्य ही फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा, है ना। अगला देख लेते हैं कि श्याम नारायण ने क्या कहा है, कि कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। दिनकर जी ने कहा है कि कामायनी दोष रहित दोषण सहित रचना है। फिर आगे देख लेते हैं, फिर डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कामायनी समग्रतः में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। नामवर सिंह ने कह दिया है कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। आगे देखते हैं हरदेव बहारी ने क्या कहा है, कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। आगे देख लेते हैं राम रतन भटनागर ने कहा है कि कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है। आगे देख लेते हैं विशंभर मानव ने क्या कहा है, कि कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है। अगला देख लेते हैं, द्विवेदी जी ने ही यहाँ पर कहा है कि कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है ना, दुर्लभ होना था, अब यहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ है। आगे देख लेते हैं, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा, वैसा ही मतलब प्रसाद जी ने कामायनी के लिए, है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, शांति द्विवेदी ने कहा है कि कामायनी छायावाद का उपनिषद है। आगे देख लेते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है, कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा देने वाले हैं कौन, राम स्वरूप चतुर्वेदी। फिर यहाँ पर बच्चन सिंह ने कहा है कि मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है, बच्चन सिंह ने ऐसा कहा है। आगे मुक्तिबोध कहते हैं कि कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। ठीक है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, याद कर लेना, आप सही कर लेना, कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि कामायनी मनोविज्ञान की ट्रिटाइज है। आगे और देख लेते हैं कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि कामायनी आधुनिक समीक्षक और
रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। तो हमने ये देखा कामायनी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसी तरह हम रामचरितमानस को देखेंगे, उर्वशी को देखेंगे, रसमरथी को देखेंगे और जितने भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या खंड काव्य महाकाव्य हैं उनके संबंध में ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं एक छोटी वीडियो के माध्यम से लेती चली आऊंगी। अब चलिए चलते हैं कुछ रोचक तथ्यों को देखते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ हम रोचक तथ्यों को देख लेते हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है? तो चतुर्सेन शास्त्री ने। फिर नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा है? चतुर्सेन शास्त्री ने ही। फिर सिद्धों की भाषा को आलो आधारी भाषा किसने कहा है? हरप्रसाद शास्त्री ने, है ना। यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप जब पीएचडी एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिल करेंगे तब हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये तथ्य हैं, है ना। नेट जेआरएफ के लिए भी हैं लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, शायद ही कि आपको इन सब का ज्ञान हो। चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि यह तो जग जाहिर है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, लेकिन किस आलोचक ने कहा कि रामानंद के 12 नहीं 12.5 शिष्य थे? तो नागरिक चरणी पत्रिका में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी बड़े ध्यान से देखिए वीडियो को। मैंने वीडियो प्रारंभ करने से पहले कहा था कि हम कुछ रोचक तथ्यों की भी बात करेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का बृहद महाभारत किसने कहा है? तो दशरथ शर्मा ने। फिर देख लेते हैं कबीर को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? बाबूराम सक्सेना ने। फिर अगला देख लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आप हो सके तो इनको नोट कर लें, नोट करते चले जाएं। फिर मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे उदंड कवि किसे माना है? तो बेताल बंदीजन को। अगला देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने किस रीत मुक्त कवि को ओउल नंबर का रसिया कहा है? ठाकुर जी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखते चलिए जाइएगा। अगला है मिश्र बंधुओं ने अष्टछाप का 9वां कवि किसे माना है? तो नागरीदास को। अगला देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को। फिर अगला है मिश्र बंधुओं ने अ, उत्तरला उत्तरालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? तो भिखारी दास को। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन दोनों तथ्यों को आप नोट करिएगा। यदि हो सके जो ये रोचक तथ्य हैं इनके सभी आप अपने नोटबुक में आप नोट करते चले जाना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि मिश्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? तो सेनापति को। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि मिश्र बंधु को हिंदी साहित्य का पंचांग किसे माना है? मिश्र बंधु विनोद को। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने माना है? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला है शिव सिंह सरोज किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी में। गुरु ग्रंथ साहब में कुल कितने संत कवियों के पद हैं? तो 17। अगला है नंददास जड़िया और कवि गढ़िया, यह तो जग जाहिर है, लेकिन वो एक भक्त कवि कौन है जिसे जड़िया और गढ़िया भक्त कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास जी। आगे देख लेते हैं। रीतिकाल का वह कवि जिसने खड़ी बोली हिंदी में शीत वसंत नामक प्रबंध रूप में कहानी लिखी थी, कौन है? चंदन कवि हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है कि रीतिकाल के किस कवि का उपनाम काष्ठ जिह्वा स्वामी था? तो देव बनारस वाले को, है ना। अगला है हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा है? कुमार रासो। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आता है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम नाटककार किसे माना है? तो विद्यापति जी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास सहायक किसे माना है एवं किस ग्रंथ को प्रथम इतिहास सहायक ग्रंथ माना है? तो शिव सिंह सरोज को। अगला है कहा जाता है कि सेनापति ने अपने अंतिम समय में क्षेत्र संन्यास ले लिया था, यहाँ क्षेत्र संन्यास का क्या मतलब है? तो अपने निवास स्थान से बाहर न निकलना, सेनापति ने वृंदावन से निकलना बंद कर दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मिश्र बंधुओं ने किस कवि को हिंदी का प्राचीन समालोचक माना है? तो भिखारी दास को। सभी प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्या बताऊं, आप नोटबुक में जरूर नोट कर लेना। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, बहुत काम आएंगे आगे चल करके। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं ने हिंदी का चासर कवि किसे कहा है? चंद्रबरदाई को। देव हिंदी के भिखारी कवि हैं, वाक्य किस विद्वान का है? लाला भगवान दिन का। अगला है बिहारी सतसई को आजम शाही किसने कहा और क्यों कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। आज बिहारी सतसई दोनों का जो क्रम मिलता है वो सर्वप्रथम आजम शाह ने करवाया था। अगला है पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, याद रखिएगा, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र दिनकर जी ने कहा है। आगे देख लेते हैं। निराला को छंदों का राजा किसने कहा है?
तो नामवर सिंह जी ने। अगला है, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है, बिहारी की कविता सच्चाई को हिंदी का श्रृंगार किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल जी ने। बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे देख लेते हैं कि अगला प्रश्न दिया गया है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वर्तमान गद्य लेखक किसे माना है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को। अगला प्रश्न आता है कि राम कुमार वर्मा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ को किसने हिंदी साहित्य का एक रिसर्च वर्क डायरेक्ट के लिए लिखा गया एक थीसिस कहा है? तो मिश्र बंधु। अगला है, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है कि कृष्ण काव्य धारा में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन है? तो रसखान जी हैं। अगला प्रश्न है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कबीर का वह शिष्य कौन था जो बीजक को लेकर भाग गया था? तो भगवान दास, भग्गू। आगे देख लेते हैं, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न आता है कि किस विद्वान ने सूर के ग्रंथ सूर सारावली को एक बृहत होली गीत कहा है? तो मुंशी राम शर्मा है ना। इतने ही इंपॉर्टेंट तथ्य थे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। कुछ इसी तरह के रोचक तथ्य मैं प्रतिदिन लाने की कोशिश करूंगी। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।